हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन हम देखेंगे कि कैसे जो है मोलर कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, उसका मोलर कंडक्टेंस कैसे वेरी करता है विद डाइल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन चेंज का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइल्यूशन का मीनिंग हुआ कि हम उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, डाइल्यूशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे तो डाइल्यूशन इंक्रीज़ होगा, और उसी के साथ हम देखना चाह रहे हैं कि मोलर कंडक्टेंस कैसे वेरी करेगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो नॉर्मली जो है हम सब ने क्लास 12th में या फिर अपने बैचलर्स में ये कर्व पढ़ा हुआ रहता है कि जो मोलर कंडक्टेंस है, यानी जिसको हम डिनोट कर सकते हैं लैम्डा एम से, ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√c। सो बेसिकली कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो अगर डाइल्यूशन के टर्म्स में कहूँ तो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड डाइल्यूशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो लैम्डा एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। तो जितना ज़्यादा हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को उतना ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पे हम इस कर्व से भी देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस जो लिया है वो मोलर कंडक्टेंस है, और जो एक्स एक्सिस लिया वो √c है, यानी कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन हमारी बढ़ रही है हम देख पा रहे हैं कि मोलर कंडक्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है या फिर कंसंट्रेशन के डिक्रीज़ होने पे मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है। तो ये बात क्लियर हो जाती है दोनों केसेस के लिए, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। तो हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों केसेस के लिए क्यों हो रहा होगा ऐसा, मोलर कंडक्टेंस जो है इंक्रीज़ क्यों कर रहा है विद डाइल्यूशन। ठीक है, और दोनों केसेस के लिए ये कर्व जो है अलग अलग क्यों है। यानी अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन कर्व की बात करूँ तो नॉर्मली ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, और ये जो आपको इस तरीके से कर्व बना हुआ दिख रहा है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। ठीक है, तो दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टेंस का कर्व है कंसंट्रेशन के साथ वो डिफरेंट क्यों है, और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, यानी हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये इस तरीके से वेरी कर रहा है। इस वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मोलर कंडक्टेंस जो है जब चेंज होगा तो बेसिकली किसकी वजह से होगा, वो होगा हमारा मोबिलिटी ऑफ आयंस की वजह से। ठीक है, यानी आयंस हमारे जितने फास्ट मूव कर पाएंगे सॉल्यूशन में उतना बेसिकली मोलर कंडक्टेंस हमारा ज़्यादा होगा। राइट, तो अब जो है मोबिलिटी ऑफ आयंस किस किस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसको समझने के लिए जो है हम केस लेते हैं वीक का और स्ट्रॉन्ग का, और फिर दोनों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि जब पानी में हमको डिसॉल्व करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन जब उनका प्रिपेयर करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। वो कुछ पार्ट उनका जो है पार्शियल डिसोसिएशन होता है, कुछ पार्ट उनका आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ पार्ट जो है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास जो है कोई AB जो है कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा एक टाइम के बाद, जब ये आयंस में ब्रेक होना स्टार्ट होंगे तो हमारे पास सपोज करो A+ प्लस B-, ये दो आयंस बन रहे हैं इससे जो है। तो एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा ये कंडीशन जहाँ पे हमारे पास कुछ आयंस होंगे और कुछ जो है अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब जो है इसी चीज़ को समझाने के लिए कि मोलर कंडक्टेंस कैसे वेरी करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इसके लिए आया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो यहाँ पे हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात करेंगे, और दूसरा हम अरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। ठीक है, तो अरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या कहता है कि जैसे जैसे जो है आयंस का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे जो हम नॉर्मली पढ़ते ही हैं कि हमारे पास सपोज करो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में एट T=0, कंसंट्रेशन जो है C था, तो वहाँ पे अभी आयंस नहीं बने थे तो 0 इनके कंसंट्रेशन ले लेंगे, और कुछ टाइम बाद सपोज करो हमारे पास जो है कुछ आयंस बन गए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे आयंस C पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, A+ और B- में कुछ अमाउंट जो है इसका कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, तो वो कितना हुआ होगा, तो नॉर्मली हम मान लेते हैं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी जो AB हमने स्टार्टिंग में लिया था उसका कुछ फ्रैक्शन कन्वर्ट हुआ है, और वो फ्रैक्शन क्या है, अल्फा है। ठीक है, जो आयंस में कन्वर्ट हुआ है।
तो हमारे पास ए प्लस और बी माइनस इक्वल इक्वल अमाउंट में बने होंगे और सी अल्फ़ा के बराबर होंगे, ठीक है। तो ए भी उतना ही कम हुआ होगा जितना जो है ए प्लस या बी माइनस बना है। तो सी माइनस सी अल्फ़ा ये जो है टी इज इक्वल्स टू टी डैश, ये कोई टाइम है पर्टिकुलर, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन, अब मैं यहाँ पे ये क्योंकि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहूँ तो ये जो हम जिसको के से डिनोट करेंगे तो के होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है ए प्लस और बी माइनस है, और डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी ए बी की कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को पुट करूँ तो सी अल्फ़ा ये जो है स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारे पास सी माइनस सी अल्फ़ा आ जाएगा। इसी को मैं रीअरेंज कर दूँ तो सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, सी कॉमन ले लेंगे 1 माइनस अल्फ़ा, एक सी से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू आ गई हमारे पास सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। और इसमें जो है जो अल्फ़ा है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पे जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फ़ा, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√c, यानी कंसंट्रेशन जैसे जैसे हमारी बढ़ेगी वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, ठीक है। तो अब जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा तो यानी अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बढ़ाना है, आयंस में मुझे आयंस ज़्यादा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा। तो हम जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम समझ पा रहे हैं कि कैसे जो है मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज़ होगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज़ होने का मतलब हमारे पास ज़्यादा आयंस बनेंगे, ठीक है। तो मोर आयंस जो है, ठीक है, तो मोर आयंस बनेंगे तो मोर मोबिलिटी होगी, ठीक है, और मोबिलिटी के कारण जो है ज़्यादा मोलर कंडक्टेंस होगा। तो ये जो है बात हमें समझ में आती है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की, कि ये जो है कैसे एक्सप्लेन कर रहा है किसको, मोलर कंडक्टेंस को, ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस के लिए है। तो बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज़ हो रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने पे, इसलिए जो है हमारे पास डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये बात जो है हमें समझ में आती है। और इसमें भी जब जो है लिमिटिंग केस आ जाएगा, यानी हम जो है डाइल्यूट करते जाएंगे, सॉल्यूशन को करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऐड करते जाएंगे या जो भी हमारा सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके बाद जो है मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज़ होना बंद कर देगा, और उस वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो बेसिकली ये जिसको हम जो है लैम्डा एम नॉट से डिनोट करते हैं, तो ये लिमिटिंग मोलर वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यानी हमने कहा डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ जो है कंडक्टेंस बढ़ रहा है, बट वो एक लिमिट तक बढ़ेगा, जो कि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कभी भी, जो कि बेसिकली आयंस पे डिपेंड करेगा कि कौन से आयंस उनमें इन्वॉल्व है। तो ये वैल्यू जो है लिमिटिंग वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, तो ये बात कर ली हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस को समझने के लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो देखो, अब डाइल्यूशन लॉ में क्या कहा गया, डाइल्यूशन लॉ में, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में कहा गया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कारण जो है वो मोलर कंडक्टेंस चेंज हो रहा है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस को कंसिडर करो, जैसे सपोज करो हमारे पास KCl है, तो KCl तो जाके सॉल्यूशन में K प्लस और Cl माइनस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, हमें पता है आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये आयंस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, या तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है कि कितना फ्रैक्शन उसका आयंस में कन्वर्ट हुआ है, बट यहाँ पे पूरा फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 कंप्लीट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, जो कि गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। अब ये रॉन्ग कैसे हो गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो फिर जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है और नॉर्मल मोलर कंडक्टेंस है, इनमें कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया है, दोनों तो इक्वल हो गया हर एक कंसंट्रेशन पे। बट ऐसा तो नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है। तो जब हम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो फिर मोलर कंडक्टेंस चेंज होना ही नहीं चाहिए था, बेसिकली ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। तो अब चेंज नहीं होना चाहिए था, बट हम जब ऑब्जर्व करते हैं, जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो इस ग्राफ में हमें दिखता है कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो अब इसको
समझा नहीं पाए, जो ओस्टरल डाइल्यूशन लॉ था वो जो। तो इसको समझाने के लिए हम एक नया लॉ पढ़ते हैं जो कि है डीबे-हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो डीबे-हकल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या डिस्क्राइब करता है, तो ये जो है कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस कैसे वेरी करेगा विद कंसंट्रेशन, इसको जो है डिफाइन करेगा, और किस केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस को कैसे कंसीडर किया जाता है, आप समझिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। तो जैसे हम KCl का क्रिस्टल देखें, तो KCl के क्रिस्टल में क्या होगा, ऑलरेडी आयंस होंगे, ठीक है। हमें पता है कि क्रिस्टल लैटिस जब बना होता है इस तरीके से, तो उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। कहीं पे कैटायंस, कहीं पे एनायंस, कहीं पे BCC वगैरह बाकी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है मतलब बेसिकली आयंस में ये कम्प्लीटली पहले से ही प्रेजेंट है। तो जब ये जो है, अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे रहते हैं दोनों आयंस, जब लैटिस में है, तो बेसिकली इसके लिए जो फोर्स हमारे पास आता है वो कूलम्बिक फोर्स है, ठीक है। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी बेसिकली अपोजिट चार्जेस का अट्रैक्शन है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं क्रिस्टल पे। तो बेसिकली अगर ये सॉल्यूशन में जाएंगे तो इसे ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही ये सॉल्यूशन में जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसको ब्रेक होना पड़ेगा जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ताकि जो दोनों आयंस हैं, सपोज करो K+ और Cl- है, ये दोनों जो है सेपरेट हो सके, अलग अलग हो सके, क्योंकि ये दोनों जुड़े हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। अब जो है मुझे अट्रैक्शन का फोर्स तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है क्या ये ब्रेक होंगे, अलग अलग आयंस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है वाटर के केस में, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, हाई है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने से इसका फ़ायदा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने से जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स हैं, ये जैसे ही वाटर में जाते हैं तो ये जो है डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आयंस में डिसोसिएट हो गए हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ज़्यादा हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने ज़्यादा आयंस में वो इजीली डिसोसिएट कर सकता है। इस बेस पे हम डिफाइन करते हैं, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था मॉलिक्यूल्स के बीच में, या मतलब बेसिकली हाँ मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं उनके बीच में, वो जो है कम हो गया, ठीक। तो अब बेसिकली दो टर्म्स हमारे पास होते हैं, एक होता है डिसोसिएशन और दूसरा होता है आयोनाइजेशन। तो इनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन हम छोटी क्लासेस में जब 11th-12th में पढ़ते हैं तो हम दोनों को सेम ही कंसिडर करते आए हैं कि दोनों जो है क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है कि जैसे सपोज़ करो हमारे पास जो है KCl प्रेजेंट है, ठीक है। तो KCl हमें पता है कि ऑलरेडी K+ और Cl- आयंस की फॉर्म में ही है, बट ये कैसा अभी इकट्ठा है, ठीक है। ये K+ और Cl एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो अगर एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो क्या हम इनको डिसोसिएटेड बोल सकते हैं, नहीं। बट क्या हम इनको आयनाइज्ड बोल सकते हैं, यस। क्यों, क्योंकि आयंस के फॉर्म में ऑलरेडी हैं। तो बेसिकली ये जो है आयोनिक डबलेट, इनको हम कह सकते हैं कि दो आयंस एक साथ हैं, तो आयोनिक डबलेट्स, और इस केस को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन, ठीक है। तो आयोनाइजेशन यानी बेसिकली जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आता है सॉल्यूशन में तो वो हमेशा आयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। बट वो डिसोसिएटेड का क्या मतलब हुआ, तो डिसोसिएटेड का मतलब हुआ कि ये जो दोनों आयंस हैं ये दोनों सेपरेट हो जाए, K+ अलग हो जाए और Cl- अलग हो जाए। तो जब ये सेपरेट हो जाएंगे तब हम इसे कहेंगे डिसोसिएटेड। जब तक ये सेपरेट नहीं है तब तक मैंने क्या कह सकते हैं, आयोनाइज्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में स्लाइटली डिफरेंस आपको समझना है डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी जो है। तो बेसिकली अब जो है कैसे एक्सप्लेन किया गया, तो इसको समझने के लिए जो है हमें देखना है कि कौन कौन से फोर्सेस जो है काम कर रहे होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में जो है। तो जब जो है हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन जो है हम जब डिक्रीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, इंटर आयोनिक फोर्सेस या डिस्टेंस बोल सकते हैं। इंटर आयोनिक फोर्सेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब जो है कंसंट्रेशन कम हो गया तो K+ और Cl ज़्यादा दूर चले गए, क्योंकि आयंस कम बचे हैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, तो इसकी वजह से इंटर आयोनिक फोर्सेस क्या हो गए, कम हो गए। अब इंटर आयोनिक फोर्सेस जो है कम हो गए हैं तो उसकी वजह से ये दोनों ईजीली मूव कर पाएंगे, और इस वजह से इंटर आयोनिक फोर्सेस डिक्रीजेज, जब कंसंट्रेशन जो है क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, तो इंट्रायोनिक फोर्सेस भी डिक्रीज़ होते हैं, और इसकी वजह से जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें अगर जो है हम देखें तो आयोनिक एटमॉस्फेयर का कॉन्सेप्ट आता है, आयोनिक एटमॉस्फेयर का, तो इसे जल्दी से समझेंगे। आयोनिक एटमॉस्फेयर कॉन्सेप्ट, तो इस कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि बेसिकली क्या हो रहा होगा जिस वजह से मोबिलिटी में फ़र्क आता है, ठीक है। तो इसके लिए 3 इफ़ेक्ट्स हैं
जो कि कोलम्बिक फोर्स और थर्मल फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो है काम करते हैं एक साथ और अपोजिट वे में। तो पहला जो आता है हमारे पास वो होता है असिमेट्रिक इफेक्ट। तो असिमेट्री इफेक्ट में क्या हो रहा होता है? असिमेट्री इफेक्ट में जैसे सपोज करो हमारे पास जब कोई आयन बनता है किसी सॉल्यूशन में, जैसे एक्वा सॉल्यूशन में हमारे पास कोई आयन बना पॉजिटिव आयन, तो जैसे कोई पॉजिटिव आयन बनेगा हमें पता है कि उसके चारों तरफ से नेगेटिव आयन उसको घेर लेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव आयन ने उसे घेर लिया तो चारों तरफ से बराबर नेगेटिव आयन ने घेरा है, तो टोटल जो नेट फील्ड है इस पर लग रहा होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो नेट फील्ड जो है वो 0 होगा। ठीक है, जब नॉर्मल केस है। बट जैसे ही जो है हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी सपोज करो मैंने जो है कैथोड और एनोड अप्लाई कर दिया इस पर। ठीक है, तो कैथोड और एनोड अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो सपोज करो ये मेरे पे पॉजिटिव यानी एनोड है और ये मेरे पे नेगेटिव यानी कैथोड है। ठीक है, तो एनोड और कैथोड अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव एनोड की तरफ नेगेटिव आयंस इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे और जो पॉजिटिव था ये इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली ये पॉजिटिव जो पहले यहाँ था ये स्लाइटली मूव करके किसी और जगह पे चले जाएगा। मतलब बेसिकली सपोज करो यहाँ पे आ गया, तो जैसे ये यहाँ पे आया तो ये इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, यानी जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है एक दूसरे के पास आ गया, तो नेट फील्ड जो है अब 0 नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेट फील्ड नॉन जीरो हो जाएगा, और नॉन जीरो का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे और इसलिए इनका मूवमेंट जो है स्लो हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये असिमेट्री इफेक्ट था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, असिमेट्री इफेक्ट है जो कि मोबिलिटी को डिक्रीज़ कर रहा है जब जो है कंसंट्रेशन हायर है। तो ठीक है, अब जो है दूसरा इफेक्ट मैं कंसिडर करूँगा जो कि है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट तो इसमें बेसिकली जब कोई आयन मूव कर रहा है, सपोज करो ये पॉजिटिव है और इसके आसपास नेगेटिव है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है नेगेटिव आयंस सॉल्वेंट के हैं प्रेजेंट जो। तो जब ये हमें पता है कि पॉजिटिव जो है कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे ये मूव करेगा तो बहुत ज़्यादा आयंस होंगे नेगेटिव वाले जो कि इधर मूव कर रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो पॉजिटिव इधर से इधर मूव कर रहा है और नेगेटिव इधर से इधर मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या होगा कि जो नेगेटिव आयंस का फ्लो है वो पॉजिटिव आयंस को रोकेगा इधर जाने से, और जो पॉजिटिव आयंस का फ्लो है इधर जा रहा है जो, तो नेगेटिव आयंस को इधर आने से रोकेगा। ठीक है, तो बेसिकली दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस जो है एक दूसरे को काउंटर करंट करेंगे। जैसे कि नदी में होता है सिंपल कि अगर पानी नीचे की तरफ बह रही है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो पानी आपको नीचे की तरफ धकेलता है, आप अपने आप को ऊपर की तरफ पुश कर रहे होते हैं। तो सेम इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जो है यहाँ पे काम करता है और इसकी वजह से भी जो मोशन है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट इफेक्ट जो आता है वो आता है विस्कस इफेक्ट जो है इसमें। तो विस्कस इफेक्ट क्या होता है? विस्कस इफेक्ट यानी जैसे जैसे हमारे पास सॉल्वेंट की विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी तो सॉल्वेंट जो उतना इजीली फ्लो नहीं करेगा, और फ्लो नहीं करेगा यानी मोबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो ये विस्कस इफेक्ट है। तो इन सारे इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए, मतलब पूरी मैथ्स है इसके पीछे बट मैं मैथ्स पे नहीं जाऊँगा। तो बेसिकली डिबे हकल डिबे हकल ने पहले थ्योरी दी और फॉर्मूला बनाया है इसके लिए। तो किसी गिवन सॉल्वेंट के लिए जो मोलर कंडक्टेंस वेरी करेगा वो कैसे करेगा, इसके लिए जो है फार्मूला बनाया। तो फार्मूला क्या बना, लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट, यानी ये इन्फिनिट एल्यूशन का केस है, माइनस a प्लस बी लैम्डा नॉट अंडर रूट सी। तो ये फार्मूला बना हमारे पास फाइनली डिबे हकल ऑनसगर इक्वेशन के नाम से। ठीक है, डिबे हकल ऑनसगर इक्वेशन। तो डिबे हकल ऑनसगर इक्वेशन ये है, बेसिकली क्या बता रहा है कि कंसंट्रेशन के साथ हमारे पास मोलर कंडक्टेंस कैसे वेरी करेगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। और इसमें ये जो दो टर्म्स हैं ए और बी, तो इनका आपको ध्यान रखना है कि ए जो है वो टर्म है वो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से आता है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, फोरेटिक इफेक्ट की वजह से, और जो दूसरा टर्म है बी ये आता है असिमेट्री इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों टर्म जो है इलेक्ट्रोफोरेटिक और असिमेट्री इफेक्ट इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी। विस्कस इफेक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, जब इसकी मैथ्स आती है तो बी में जो है विस्कस इफेक्ट भी इंक्लूडेड रहता है ऑलरेडी। और ये बता रहा है कि बेसिकली ये लीनियर कर्व दिखा रहा है जिसमें जो स्लोप होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो लैम्डा m वर्सेस अंडर रूट सी का जो ग्राफ होगा उसमें जो स्लोप आएगा हमारे पास, स्लोप क्या होगा, माइनस a प्लस बी लैम्डा m नॉट। तो ये जो है हमारे पास स्लोप आ रहा होगा। ठीक है, और जो इंटरसेप्ट आ रहा होगा वो लैम्डा m नॉट आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट होगा। तो ये जो है कर्व, मतलब ये जो इक्वेशन है ये बताता है कि कैसे लैम्डा m वेरी करेगा कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है वाटर के केस के लिए जो है, अगर वाटर एज हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, वाटर सॉल्वेंट,
तो कुछ वैल्यूज़ और टेम्परेचर अगर मैं देख रहा हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, तो उस केस के लिए जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाती है इस वैल्यू में, जो कि केवल वाटर के लिए है, आपको ध्यान रखना है। और ये इक्वेशन यूज़ की जा सकती है वाटर में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट जो है डिजॉल्व किया गया है तो, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने समझा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टेंस उनका वेरी कर रहा है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसे वेरी कर रहा है, और दोनों कर्व डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर कर्व हम देख सकते हैं, जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया था तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है कैसा कर्व है, लीनियर कर्व है, रूट सी वर्सेस लैम्डा एम का, ठीक है। एग्जैक्टली लीनियर नहीं होता, हायर कंसंट्रेशन पे ये वेरी करता है क्योंकि और भी इफेक्ट्स आ जाते हैं और कुछ अजम्पशंस हैं जो कि रॉन्ग हो जाते हैं हायर कंसंट्रेशन पे। तो बेसिकली ये वीडियो कॉन्सेप्चुअल वीडियो थी जिसमें हमने पढ़ा कि मोलर कंडक्टेंस कैसे वेरी करेगा कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। थैंक यू।